हेलो एवरीवन। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो आज के डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 45 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। टोटल डेथ्स 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। मौतें, रिकवरी रेट कुछ खास ज़्यादा नहीं है, इसको कम भी नहीं कह सकते हैं। 18 लाख के करीब पेशेंट्स टोटल रिकवर कर चुके हैं। यूएसए अभी तक पहले नंबर पे है 15 लाख केसेस के साथ। वहाँ पे टोटल मौतें हो चुकी हैं 89,000 के करीब। इंडिया अभी 11वें पोजीशन पे है 87,000 केसेस के साथ। मौतें लगभग 2800 हो चुकी हैं। यूएसए और इंडिया का अगर आप डाटा देखें तो यूएसए में जितनी मौतें हुई हैं उतनी इंडिया में लगभग टोटल केसेस हैं। यह पॉसिबल हो पाया है क्यों? इस लॉकडाउन की वजह से जो 2 महीने से अभी तक कंटिन्यू है। मैं हूं प्रशांत कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पॉइंट्स टू मार्क पे। दुनिया भर की सरकारें जहां इस कोविड-19 से निपटने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही हैं, इंडिया भी पीछे नहीं हटा है। शुरू से ये भी कई इनिशिएटिव्स ले चुका है। अभी हाल ही में 13 मई को आत्मनिर्भर अभियान सेल्फ रिलायंट कैंपेन के तहत 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट एलोकेट किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट हर दिन पीएम मोदी के अकॉर्डिंग हर दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ ऑफ अनाउंसमेंट्स के बारे में, जिसमें ये बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ है हर सेक्टर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। फर्स्ट फेज़ में ज़्यादातर ध्यान दिया गया है एमएसएमई सेक्टर्स पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स पे। उसके बाद एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर एचएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, एमएफआईज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। टैक्स बेस के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं। एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें तो 6 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं इसके रिवाइवल के लिए। कौन कौन से? कोलेटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ का दिया गया है, जो 45 लाख यूनिट्स को बचाएगा, उनके स्टाफ से, उनके वर्कर्स को जो काम छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी जॉब्स रिस्क पे हैं। ठीक है। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए जिनकी एनपीएस ज़्यादा हो चुके हैं, जिनके डेट्स ज़्यादा हो चुके हैं, उनके लिए सबऑर्डिनेट डेट प्रोविज़न 20,000 करोड़ का है, जो लगभग 2 लाख कंपनीज़ को बचाएगा। 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूज़न किया गया है मदर फंड डॉटर फंड के थ्रू, जो ऐसे कंपनीज़ को बचाएगा जिनकी हालत ख़राब जो हो चुकी है, वो अब डूबने वाले हैं, उनको बस सपोर्ट की ज़रूरत है। फंड ऑफ फंड्स के थ्रू 10,000 करोड़ का इन्फ्यूज़न किया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? मान लो ये एक तरह का मल्टी मैनेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जिसमें एक म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है। जिसमें मान लो एक कंपनी है ए म्यूचुअल फंड और एक कंपनी है बी में ए ने इन्वेस्ट किया और किसी और ने, मैंने इन्वेस्ट किया ए में, तो बी मैनेज करेगा हम सबको, वो हेड हो गया। ठीक है, वो हो गया मदर फंड और बाकी सारे जितने हो गए वो डॉटर फंड्स हो गए। ठीक है। आगे है डेफिनेशन बदल दिया गया है एमएसएमईज का। क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। माइक्रो यूनिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट जो पहले थी 25 लाख वो कर दी गई है 1 करोड़। टर्नओवर इसके लिए किया गया है 5 करोड़। स्मॉल कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट से 10 करोड़ जो पहले थी 5 करोड़। टर्नओवर इसके लिए कर दिया गया है 50 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कर दी गई है 20 करोड़ जो पहले थी 10 करोड़। टर्नओवर इसके लिए कर दिया गया है 100 करोड़ का। ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउ कर दिया गया है 200 करोड़ तक का। और ई मार्केट लिंकेज को प्रमोट किया जाएगा, इसको सपोर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस जो सरकार लगाया करती थी हर साल, वो इस साल कोविड-19 की वजह से नहीं लग पाई। और इस ट्रेड फेयर्स का जो भी ड्यू होगा वो सरकार और पीएसयू मिलके भरेंगी। कब तक? अगले 45 दिनों में। एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ ना कुछ किया गया है। उसमें क्या है? 2500 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट किया गया है हर ईपीएफ एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी अगले 3 महीने के लिए, अगस्त तक का। ये लगभग 72 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करेगा।
EPF कंट्रीब्यूशन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए घटा दिया गया है 12% से 10% पे। हर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएंगे, इस पे लागू नहीं होता है, सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए है ये। और इसके बाद ये लगभग 6,750 करोड़ का फ़ायदा होगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को। NBFCs के लिए भी किया गया है 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट्स ग्रेड डेब्ट पेपर। अब ये क्या होता है कि कोई NBFCs, देखो यहाँ पे तो NBFCs जो हैं वो MSMEs माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को फंड करती हैं। अगर ये नॉन बैंकिंग कंपनीज अगर ये डूबने लगी, इनका NPS बढ़ने लगा, इनका लोन बढ़ने लगा, तो उसके रिस्क से बचने के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट पेपर साइन करती हैं गवर्नमेंट के साथ, जिसका कुछ ना कुछ अमाउंट होता है। तो वो अमाउंट सरकार ने इस बार डिसाइड किया है 30,000 करोड़ का, ठीक है। उसी के तहत अगला ये जैसे लॉकडाउन 1, 2, 3 चल रहा है वैसे ही पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के तहत 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसमें इन्फ्यूज़न किया जाएगा। आगे अगर कोई कंपनी NBFC अगर कोई कंपनी या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डूबती है, उसको कोई लॉस होता है, तो उसका पहला 20% सरकार भरपाई करेगी। डिस्कम्स क्या होती हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो नहीं करती, बट अगर कोई पावर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, खुद नहीं करती है बट डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होती है। उसके लिए 90,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। आगे सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, CPWD, इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है 6 महीने के लिए। रियल एस्टेट में अगर आपने 25 मार्च तक अगर आपने इन्वेस्ट किया है, रजिस्ट्रेशन अगर कुछ कराया है, तो उसका अगर ख़त्म हो रहा था 25 मार्च को, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। TDS और TCS इसका रेट घटा के 25% कर दिया गया है, ठीक है। 25% तक का रिडक्शन किया गया है। इसकी वैलिडिटी होगी अगले 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। सरकार का मानना है कि इससे 50,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। ड्यू डेट बढ़ा दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न की, पहले थी 31 जुलाई, जो अब कर दी गई है 30 नवंबर। विवाद से विश्वास स्कीम की भी डेट बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर। ये विवाद से विश्वास स्कीम क्या होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने के लिए, उसको सेटल करने के लिए एक स्कीम है, ठीक है। डेट ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ जो ऑडिट होता है, अगर इस साल की बात करें तो 30 सितंबर तक जो थी उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गया है। अगले साल के लिए अगर वो 31 मार्च थी तो उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस फर्स्ट पेज ऑफ अनाउंसमेंट्स का। अगले अनाउंसमेंट्स के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।